तो भारत के हायर एजुकेशन सिस्टम में ना इस वक्त एक बहुत बड़ा तूफान आया हुआ है। इसकी वजह है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी यूजीसी के कुछ नए नियम। और इन नियमों ने पूरे देश में एक बहस छेड़ दी है। तो चलिए आज इसी को समझते हैं कि आखिर ये बदलाव है क्या और इनका मतलब क्या निकल रहा है। देखिए, इस पूरी बहस का जो निचोड़ है ना, वो एक सवाल पे आके टिक जाता है। क्या ये नए नियम वाकई में बराबरी ला रहे हैं, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि ये यूनिवर्सिटीज को और भी ज्यादा बांटने का काम कर रहे हैं? यही वो बड़ा सवाल है जिसका जवाब हम आज ढूंढने की कोशिश करेंगे। अच्छा, तो इस पूरे कॉम्प्लेक्स मुद्दे को समझने के लिए हमने इसे 4 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले हम जानेंगे कि आखिर ये नियम हैं क्या और क्या-क्या बदल रहा है। फिर हम बात करेंगे कंट्रोल की लड़ाई की। इसके बाद इक्वालिटी पर जो बड़ी बहस चल रही है उसे देखेंगे और आखिर में समझेंगे कि ये सब आज हमारे लिए इतना जरूरी क्यों है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। देखिए, सबसे जरूरी बात जो हमें समझनी है वो ये है कि यहाँ बात सिर्फ एक नियम की नहीं हो रही है। असल में ये 2 अलग-अलग सेट हैं नियमों के, और यही चीज इस पूरी बहस को इतना कॉम्प्लिकेटेड बना देती है। अब इन नियमों को डिटेल में समझने से पहले 1 मिनट रुककर ये जान लेते हैं कि ये यूजीसी आखिर है क्या। तो आसान भाषा में कहें तो ये भारत में हायर एजुकेशन का सुप्रीम कंट्रोलर है। मतलब यही वो बॉडी है जो तय करती है कि देश की सारी यूनिवर्सिटीज कैसे चलेंगी, क्या स्टैंडर्ड्स होंगे। तो जो पहला सेट है वो है 2026 के इक्वालिटी रेगुलेशंस। इसका सीधा सा मकसद है कैंपस में किसी भी तरह के भेदभाव को जड़ से मिटाना। अब जरा सोचिए, इसके तहत हर यूनिवर्सिटी में एक इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर होगा, शिकायतों के लिए एक इक्वालिटी कमेटी होगी, और तो और भेदभाव की रिपोर्टिंग के लिए 24/7 हेल्पलाइन भी होगी। मतलब छात्रों के लिए एक तरह से सेफ्टी का एक नया लेयर बनाने की कोशिश की जा रही है। और फिर आता है दूसरा सेट, 2025 का गवर्नेंस ड्राफ्ट। अब ये बिल्कुल अलग है। इसका फोकस इस बात पर है कि यूनिवर्सिटीज को चलाया कैसे जाएगा, मतलब उनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा होगा। और यहाँ बात छोटे मोटे बदलावों की नहीं हो रही है। हम बात कर रहे हैं वाइस चांसलर कैसे चुने जाएंगे, टीचर्स को प्रमोशन कैसे मिलेगा, यहाँ तक कि पूरे गवर्नेंस स्ट्रक्चर को ही बदलने का प्रस्ताव है। और बस यहीं से ये मामला सिर्फ शिक्षा का नहीं रहता, ये एक पॉलिटिकल बैटल ग्राउंड बन जाता है। ये एक क्लासिक पावर स्ट्रगल है, सेंट्रल गवर्नमेंट वर्सेस स्टेट गवर्नमेंट्स। और सवाल सीधा सा है, भारत की यूनिवर्सिटीज पर आखिर कंट्रोल किसका होगा? और इस लड़ाई की गंभीरता को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लिया जा सकता। जब तमिलनाडु के मुख्यमंत्री इन नियमों को फेडरलिज्म पर हमला कहते हैं ना, तो ये सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं है। ये इस गहरी चिंता को दिखाता है कि केंद्र सरकार राज्यों की ऑटोनॉमी यानी उनके अपने फैसले लेने की आज़ादी को छीन रही है। अब ये टेबल देखिए, ये इस टकराव की जड़ को बिल्कुल साफ कर देती है। एक तरफ यूजीसी है जो वाइस चांसलर की नियुक्ति में चांसलर का रोल बढ़ाना चाहता है। दूसरी तरफ राज्य हैं जो इसे अपने अधिकारों में सीधी दखलंदाजी मान रहे हैं। यूजीसी चाहता है कि पूरे देश में टीचर्स के मूल्यांकन के लिए एक जैसे नियम हो, लेकिन यूनिवर्सिटीज को डर है कि इससे उनकी खुद की ऑटोनॉमी ही खत्म हो जाएगी। चलिए अब पॉलिटिक्स से थोड़ा हटकर इसके सोशल एंगल पर आते हैं। ये जो इक्वालिटी वाले नियम हैं, इनका मकसद तो बहुत अच्छा है, सुरक्षा देना, लेकिन इन्होंने एक बहुत बड़ी सोशल और एकेडमिक डिबेट भी खड़ी कर दी है। आइए समझते हैं ऐसा क्यों है। तो इस मामले पर ना 2 बिल्कुल अलग अलग खेमे हैं। एक तरफ हैं इसके सपोर्टर्स जिनका मानना है कि कैंपस में जाति और पहचान के आधार पर जो भेदभाव होता है उसे रोकने के लिए ये नियम बहुत जरूरी हैं। लेकिन दूसरी तरफ है क्रिटिक्स, जिनकी चिंता ये है कि इम्प्लिसिट डिस्क्रिमिनेशन यानी अस्पष्ट भेदभाव जैसे शब्दों का गलत इस्तेमाल हो सकता है। उनका डर है कि इरादा भले ही नेक हो, पर इन नियमों को हथियार भी बनाया जा सकता है। तो सवाल फिर वही आके खड़ा हो जाता है, ये नियम इंक्लूजन ला रहे हैं या फिर सर्विलेंस, मतलब एक ऐसा माहौल बना रहे हैं जहां सब मिलजुल कर रहें या फिर एक दूसरे पर नजर रखें। और यहीं से चिंताएं और भी बढ़ जाती हैं। जरा इस सिचुएशन को इमेजिन कीजिए, कैंपस में इक्विटी स्क्वाड और इक्विटी एम्बेसडर बनाए जाएंगे जो माहौल पर नजर रखेंगे। अब आलोचकों का डर ये है कि इससे एक ऐसा कल्चर पैदा होगा जहां लोग आपस में बात करने के बजाय एक दूसरे की रिपोर्टिंग करेंगे, मतलब एक तरह की जासूसी। इससे कैंपस में जो खुलापन होता है, जो डायलॉग होता है, वो खत्म हो सकता है और पूरा कैंपस एक सर्वेलेंस जोन बन सकता है। और देखिए, इस पूरी कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है।
जो फाइनल ड्राफ्ट आया उसमें से झूठी या जानबूझकर की गई गलत शिकायतों के लिए सजा का जो क्लॉज था उसे हटा दिया गया है। अब इससे एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या इससे इस पूरे सिस्टम के मिसयूज का दरवाज़ा नहीं खुल जाएगा? क्या इससे फेयर प्रोसेस पर असर नहीं पड़ेगा? तो ठीक है, हमने नियम समझ लिए, बहसें देख लीं, पर सवाल ये है कि इन सब का असल दुनिया में ज़मीन पर क्या असर पड़ेगा? चलिए अब स्टूडेंट्स, इंस्टीट्यूशंस और राज्यों पर इसके रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट को देखते हैं। तो देखिए, इसका जो असर है ना वो हर लेवल पर है। स्टूडेंट्स के लिए देखें तो हाँ, भेदभाव की शिकायत करने के लिए फॉर्मल रास्ते तो बन जाएंगे, लेकिन कैंपस का पूरा कल्चर ही बदल सकता है। इंस्टीट्यूशंस पर नए कंप्लायंस का बोझ बढ़ेगा और उनकी ऑटोनॉमी पर भी खतरा है। और राज्यों के लिए उनके और केंद्र के बीच जो पॉलिटिकल डिवाइड है वो और भी गहरा हो सकता है। और आखिर में हम आपको एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। क्या भारत की यूनिवर्सिटीज़ एक ही साथ इक्वालिटी और ऑटोनॉमी यानी समानता और स्वायत्तता दोनों को हासिल कर सकती हैं? ये एक बहुत ही मुश्किल बैलेंस है और इस पर जो भी फैसला होगा वही आने वाले सालों में भारत की हायर एजुकेशन का भविष्य तय करेगा। अब देखना यह है कि इस दौराहे पर कौन सा रास्ता चुना जाता है।